नमस्कार। और आज की वीडियो क्लास 10th विज्ञान से है और फिजिक्स सेक्शन में एक पार्ट है आपका मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट है। बोर्ड 2025 के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूँ। इसमें मैंने कुछ रिक्त स्थान भी बनाए हैं, कुछ MCQ भी लिए हैं। तो कौन कौन से प्रश्न हैं तो अपन इनकी शुरुआत करते हैं। सबसे जो पहला प्रश्न है वो है कि सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य का रंग डॉट 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 होता है। मतलब यहाँ पर आपको एक सही आंसर आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। और आपने देखा होगा कि सूर्य उदय और अस्त के समय जो सूर्य हमें लाल दिखाई देता है ना। तो यहाँ पर जो आपका गैप है यहाँ पर लाल आ सकता है, यानी कई जगह पर रक्ताव भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। तो आपका जो पहला प्रश्न है उसका आंसर होगा लाल या फिर रक्ताव। एक बार इसको अपन पुनः रिपीट करते हैं। सूर्य उदय एवं सूर्य अस्त के समय सूर्य का रंग डॉट डॉट होता है। अब यहाँ पर जो खालिस्तान है वहाँ पर आपका लाल या फिर रक्ताव दोनों में से किसी एक को आपको लिखना है। तो मैं दोनों ही यहाँ पर लिख देता हूँ। एक तो बेटा लाल लिख सकते हो, अगर लाल आप लिखना भूल जाओ तो आप इसको रक्ताव भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों में से कोई एक आपको लिखना है। तो ये पहला प्रश्न आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। सेकंड प्रश्न आता है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश डॉट 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 दिखाई देता है। जब अंतरिक्ष यात्री आकाश में जाता है तो वह किस प्रकार का दिखाई देता है, उसका रंग किस प्रकार का होता है। तो यहाँ पर आएगा आपका काला आएगा रंग, काला। ये आपका गैप में कितना आ गया, काला आ गया। तो देखो आपका पूरा प्रश्न सेट हो गया। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। अब प्रश्न मैं थोड़ा सा इसमें और मोड़ देता हूँ। अगर मान के चलो कि बोर्ड में ये आता है कि भाई अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है, मान लो ये प्रश्न बना करके अगर आपको देता है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखो तो ये जो प्रश्न है ये तो यहाँ हो गया कंप्लीट, लेकिन ये प्रश्न यूँ भी बन सकता है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है। तो अगर ऐसा प्रश्न आता है तो वहाँ पर आपको ये लिखना पड़ेगा कि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है, इस कारण से अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक प्रश्न और मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है तारों का टिमटिमाना के कारण होता है, यानी किसके कारण होता है। ठीक है, तो इसमें आएगा आपका तारों का जो टिमटिमाना है वायुमंडलीय अपवर्तन। तो यहाँ पे आ जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, तो अगर ये प्रश्न आता है तो आपको यहाँ पर ये लिखना है कि तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। और आपने देखा होगा कि रात को जो तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, क्यों होता है, क्योंकि जो वायुमंडल है उसमें जो हमारा हवा है, गैसों के कण हैं या धूल के कण हैं, कहीं पर सघन होते हैं, कहीं पर विरल होते हैं, कहीं पर घने होते हैं, कहीं पर कम होते हैं। तो इसी के कारण जो है तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि एक बार आंखों में आता है, एक बार आंखों में उजल हो जाता है। ठीक है, तो आपका जो प्रश्न यहाँ पे हो गया वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सूर्य का प्रकाश वर्णों से मिलकर बना होता है, यानी कि सूर्य का प्रकाश कितने वर्णों से, वर्ण मतलब रंग, तो यहाँ पर एक संख्या आएगी। तो अब यहाँ पर आएगा कि सूर्य का प्रकाश, तो यहाँ पर लिखते हैं ना 7 वर्णों से, यानी 7 रंगों से मिलकर बना होता है। तो आंसर हो गया आपका 7। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है। आपको मालूम है कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, है ना, और सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको कुछ बताना चाहूँगा। तरंग दैर्घ्य का अर्थ होता है कि ऐसा कौन सा रंग है जो सबसे दूर तक दिखाई देता है, या ऐसा कौन सा है जो हवा में सबसे दूर तक चल जाता है, उसको बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य है वो लाल रंग का होता है। और आपने देखा होगा कि जितने भी खतरे के निशान हैं, गाड़ियों की जो पीछे वाली जो लाइट है वो लाल रंग की होती है, क्योंकि काफ़ी दूर से हमें दिखाई देती है। ठीक है, देखो आपके 5 प्रश्न यहाँ तक कंप्लीट हो चुके, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपना अगला प्रश्न, यानी प्रश्न नंबर 6। प्रकाश के अवयवी रंगों के विभाजन को क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं अपन स्पेक्ट्रम। अभी
इसी प्रकार का एक प्रश्न आगे भी है, तो मैं पहले इसको कर दूँ कंप्लीट। तो प्रकाश के अवयवी वर्णों के विभाजन को बोलते हैं अपन स्पेक्ट्रम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। सामान्य नेत्र का निकट बिंदु की दूरी कितनी होती है? यानी सामान्य नेत्र जिसमें कोई भी दोष नहीं हो उसको अपन सामान्य नेत्र की संज्ञा देंगे। तो प्रश्न ये है कि सामान्य नेत्र का निकट बिंदु की दूरी कितनी होती है? निकट बिंदु की दूरी बेटा 25 सेंटीमीटर होती है, लेकिन दूर बिंदु की दूरी अनंत होती है। ठीक है, अगर प्रश्न यूँ आ जाए कि सामान्य नेत्र का निकट बिंदु की दूरी क्या होती है, तो वो अनंत लिख के आ जाना। लेकिन यहाँ पर क्या है, निकट बिंदु की दूरी है तो 25 सेंटीमीटर लिख करके छोड़ देना। ठीक है, नेक्स्ट आओ। जिस व्यक्ति में निकट दृष्टि और दूरदृष्टि दोष दोनों हो जाते हैं तो वो अपने दोष को दूर करने में किस प्रकार के लेंसों का उपयोग करते हैं? ये प्रश्न है। तो यहाँ पर आएगा आपका द्विफॉक्सी लेंस। द्विफॉक्सी लेंस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हो गया आपका, जिस व्यक्ति के निकट बिंदु निकट दृष्टि और दूरदृष्टि दोष हो जाएं तो उसे द्विफॉक्सी लेंसों का उपयोग करते हैं। अब द्विफॉक्सी लेंस कैसे होते हैं? देखो ये मैंने यहाँ पर एक ऐनक बनाया है। यहाँ पर क्या है बेटा, दो प्रकार के लेंस उपयोग होंगे, एक ऊपर एक नीचे। तो इस प्रकार के जो होते हैं दोष वो इनके द्वारा उनका उपचार किया जाता है। तो इसमें जो क्या होता है, इसमें जो ऊपर है यहाँ तो जो लेंस होता है वो होता है अवतल। वहाँ तो कौन सा होता है बेटा, अवतल लेंस होता है। और अवतल लेंस जो है वो दूर की वस्तुओं को देखने में काम आता है। ठीक है, तो ऊपर यहाँ भी अवतल होगा तो यहाँ भी अवतल ही होगा। क्लियर हो गया? चलो बेटा, तो यहाँ पर कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस। ठीक है, लेकिन ये नीचे वो उत्तल होगा, क्योंकि नीचे उत्तल होता है और इसका काम होता है पास की वस्तुओं को देखने में, पढ़ने में। तो जो द्विफॉक्सी लेंस होते हैं उनके जो बनते हैं चश्मे वो इस प्रकार के बनते हैं। इसके लिए ये नवा प्रश्न हो गया आपका, मैंने यहाँ पर दे दिया है, हो सकता है वो पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निकट दृष्टि दोष के दो प्रमुख कारण क्या है? निकट दृष्टि दोष में देखो, इसकी अगर परिभाषा मैं बताऊं तो ये होगी किसकी, पहले अपन इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं, फिर इसके दोषों के जो हैं उनको मैं अभी समझाता हूँ। निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तु तो दिखाई देती है साफ, लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती, तो इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब निकट जो दृष्टि दोष है इसके जो मुख्य कारण है, पहला कारण तो ये होता है नेत्र गोलक का लंबा होना। तो पहला तो कारण है नेत्र गोलक का लंबा होना। अब मैं आपको समझाऊंगा कि लंबा कैसे हो जाता है। दूसरा कारण है अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अधिक होना। दोनों में से समझाता हूँ, तो सेकंड में लिख देता हूँ, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अधिक होना। तो पहला कारण समझो, मानव आँख जब स्वस्थ होती है तो बेटा उसकी जो साइज है, आकार है, वो इस शेप में होता है, ये गोलाकार शेप में होता है ना। और यहाँ पर होता है अभिनीत लेंस। जब ये निकटदर्शी दोष होता है तो बेटा इसकी साइज जो है ऐसी हो जाती है, यानी कि ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, इस शेप में आ जाएगा। ये पहले गोल था, अब इस शेप में आ गया। तो पहला कारण तो ये हो गया नेत्र गोलक का लंबा होना। ठीक है, सेकंड क्या है, क्या कारण है कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अधिक होना। ये अभिनेत्र लेंस है, ये वाला जो उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है, तो इसकी वक्रता मतलब ये ऐसे हो जाता है, इस शेप में आ जाता है ना। तो इस शेप में आएगा तब भी निकटदर्शी होगा दोष, और ये अगर लंबा हो जाएगा तब निकट दोष होगा। ठीक है, तो ये दो मुख्य कारण थे जो मैंने अभी आपको समझाए। अब अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या है। चलिए अगला प्रश्न देखो, 11वां, दूरदर्शी दोष के मुख्य कारण। अब अपन दूर की बात करेंगे, तो इसका देखो पहला कारण नेत्र गोलक का छोटा होना।
नेत्र गोलक का छोटा होना। अभी मैं दोनों आपको समझाऊंगा। सेकंड है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक होना। सेकंड कारण है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक होना। अब ये दो कारण समझ लो। अब नेत्र गोलक जैसे पहले साइज उसकी ऐसे होगी, ठीक है। अब ये छोटा हो जाता है, मतलब पहले वाली जो कंडीशन है उससे थोड़ा छोटा हो गया। तो जब छोटा हो गया तो वो दोष हो जाएगा। कौन सा? दूरदर्शी दोष। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक होना। अब ये अभिनेत्र लेंस है, ये जो मैंने ये आँख बना दी बेटा, ये आँख बना दी, यहाँ पर ये अभिनेत्र लेंस का, इसकी फोकस दूरी ज़्यादा हो जाती है तो ये जो है प्रतिबिंब को यहाँ पर पीछे बनाएगा। ये प्रकाश किरणें पीछे की ओर उनको लेके जाएगा। तो ये दो मुख्य कारण हैं जिस कारण वो दूरदर्शी दोष होता है। एक तो नेत्र गोलक का छोटा होना और अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अधिक होना। ठीक है, नेक्स्ट आओ। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस काम आता है? और वो आता है अवतल लेंस। और दूरदृष्टि दोष को दूर करने में उत्तल लेंस काम आता है। ये 2-3 प्रश्न आते हैं बोर्ड में, क्लियर हो चुका। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल काम आएगा और दूरदृष्टि में उत्तल काम आएगा। ठीक है, इसको अपसारी बोलते हैं, इसको अभिसारी बोलते हैं। अपसारी क्यों बोलते हैं? ये प्रकाश किरणों को फैलाता है। अभिसारी क्यों बोलते हैं? प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता है। ठीक है, चलिए अब आता है मोतिया बिंद। मोतिया बिंद की देखो, मोतिया बिंद क्या है? मोतिया बिंद जो होता है, जो हमारा क्रिस्टलीय लेंस है वो दूधिया हो जाएगा। ठीक है, उससे बोलते हैं मोतिया बिंद। तो देखो इसकी जो परिभाषा ये होगी, आयु बढ़ने के साथ, आयु बढ़ने के साथ मानव नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूरिया हो जाता है। इस रोग को मोतिया बिंद कहते हैं। मोतिया बिंद कहते हैं। ठीक है, मतलब जो क्रिस्टलीय लेंस है उसके आगे पानी आ जाता है, उसको बोलते हैं अपन मोतिया बिंद। चलिए, दूर बिंदु किसे कहते हैं? यानी कि दूर बिंदु की परिभाषा, यानी कि मानव नेत्र दूर स्थित वस्तु को जहां तक देख पाता है उसे दूर बिंदु कहते हैं। लिख दूं मैं पर, तो मानव नेत्र दूर स्थित वस्तु को जहां तक स्पष्ट देख सकता है दूर बिंदु कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। मोतिया बिंद की सरल क्रिया के पश्चात जो लेंस प्रत्यारोपित किया जाता है, यानी कि मोतिया बिंद का उपचार जो है ऑपरेशन होता है, उसके बाद वहाँ पर एक लेंस लगाते हैं, इसको बोलते हैं अपन प्रत्यारोपण करना। उसका नाम क्या है? उस लेंस का नाम है इंट्रा आक्यूलर लेंस। ठीक है, नेक्स्ट, समंजन समता किसे कहते हैं? समंजन समता यानी कि
अभिनेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को जो समायोजित करता है उसको बोलते हैं समझौता। तो मानव नेत्र का लेंस अपनी फोकस दूरी को जिस प्रकार समायोजित करता है उसको बोलते हैं समंजन क्षमता। ठीक है, तो लिख दो मानव नेत्र का लेंस अपनी फोकस दूरी को समायोजित करता है समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, रेटिना का दूसरा नाम क्या है? रेटिना का दूसरा नाम है आपका दृष्टिपटल। ये छोटे छोटे प्रश्न आते हैं क्योंकि जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र गोलक की आकृति में का व्यास कितना होता है? और इसका आंसर है 2.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, श्वेत प्रकाश के रंगों का क्रम क्या होता है? रंगों क्रम, तो इसका रंगों का क्रम का देखो जो एक सूत्र है वो है बे जा नी है पी ना ला। बे से मतलब बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक है, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये क्रम है इनका। ठीक है, नेक्स्ट, वर्षा के पश्चात श्वेत प्रकाश का आकाश में इंद्रधनुष का बनना किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? यानी कि ये प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है, ये है प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, नेक्स्ट, कांच के प्रिज्म में श्वेत प्रकाश का विक्षेपण का चित्र बनाओ। तो अपना नेक्स्ट प्रश्न था कि कांच के प्रिज्म में श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का चित्र बनाओ। तो देखो अगर ये प्रश्न आता है तो आप पहले एक प्रिज्म बना देना इस प्रकार से। ठीक है, ये प्रिज्म हो गया, इसको नामित कर देना, यहाँ बिंदु ए रख देना, यहाँ बी रख देना, यहाँ सी रख देना। ठीक है, श्वेत प्रकाश, तो श्वेत प्रकाश बेटा इस प्रकार से आएगा। ठीक है, और ये 7 रंगों में इसको बांटना है। कितने रंगों में? 7 रंगों में। तो देखो बेटा ये वैसे इसको यूँ डॉट कर देना, तो ये आभासी लाइन होगी। तो पहला ये होगा, दूसरा ये रंग होगा, तीसरा रंग ये हो जाएगा, चौथा रंग ये हो जाएगा, चलो 5वां रंग मैं ऊपर कर देता हूँ, और ये छठा, और एक बनाता हूँ, और ये 7वां। ये 7 रंग का पट्टी का बना देना। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे नीचे तो बैंगनी होगी, फिर ये वाला जामुनी होगा, फिर ये नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये जो पट्टी का है इसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो अगर वो कांच के प्रिज्म में पूछे तो आप इस प्रकार से बना देना। ठीक है, अभिनेत्र लेंस द्वारा रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? वैसे वो वास्तविक होता है क्योंकि वो पर्दे में बन रहा है, इसलिए वास्तविक है। वास्तविक और उल्टा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या बोलते हैं? इस झिल्ली को बोलते हैं कॉर्निया, या फिर इसको दूसरा नाम होता है स्वच्छ मंडल। इसे बोलते हैं स्वच्छ मंडल। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। धन्यवाद।